वेलकम बैक एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हमने स्टार्ट किया था एक रिवीजन सीरीज, बेहतरीन पार्ट बी खत्म कर रहे थे। उसमें हमने फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट किया था। इसकी पहली वाली वीडियो में, इसके पहले लेक्चर में हमने मनी मार्केट तक सब कुछ कवर कर लिया था कि मनी मार्केट में क्या होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, डिफरेंसेस। आई होप सबको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से उसको क्लासिफाई करना है। उसमें और कुछ नहीं करना है, ये मैंने बता दिया था कि डिफरेंसेस कवर कर लो और कहीं से भी कुछ भी कहानी आ जाए तुम्हें और कुछ नहीं जानना है, सिर्फ वो 3 पॉइंट पकड़ने। अगले टॉपिक पे आ रहे हैं। अगले टॉपिक क्या था हमारा? कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का सब कुछ खत्म। अब हम चार्ट में कैपिटल मार्केट, इसको हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अरे खत्म कर दिया है। अब आने वाले हैं किसकी तरफ? अब बाकी रह गया हमारा एक टॉपिक, कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का मीनिंग क्या बताया था? कैपिटल मार्केट क्या होता है? मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जब भी लंबे समय के लिए पैसा चाहिए होता है तो हम कैपिटल मार्केट की तरफ मूव करते हैं। कैपिटल मार्केट से हम शेयर्स, डिवेंचर, इन सब तरीके की सिक्योरिटीज में पैसा रेज करते हैं, फर्म पैसा रेज करती हैं। तो कैपिटल मार्केट में दो आती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में मैंने बताया था मार्केट फॉर न्यू इशू सिक्योरिटीज। क्या होता है? न्यू इशू सिक्योरिटीज। कोई कंपनी नई नवेली बन के अपना मार्केट में से पैसा उठाने आई है। सपोज करो तुमने एक कंपनी खोली है, अब तुम इस लायक हो गए हो कि तुम्हें लग रहा है कि अब हमें एक्सपैंड करना चाहिए, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। तो कंपनी ने अपने पहली बार एकदम चंदन टीका लगा के गई और कहती कि अब हमें पैसा चाहिए, तो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाएंगे, वो पहले जाएंगे प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में कंपनी की गाइडलाइन, कंपनीज लॉ के जो भी रेगुलेशन है, सेबी के रेगुलेशन है, फॉलो करते हुए वो प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स रखेंगे। जैसे थाली में परोस के कि ये देखिए हमें इतने अपने कंपनी के शेयर्स उठाने। यहां कंपनी खुद आती है, खुद अपने शेयर्स रखती है और डायरेक्टली लोगों को बेचती है कि हाँ ले लो। तो यहां पर सीधा कंपनी का और इन्वेस्टर्स का लेना देना होता है। ओके, तो ये हो गई प्राइमरी मार्केट, इसको बोलते हैं न्यू इशू मार्केट। उसके बाद होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट, मार्केट फॉर स्टॉक एक्सचेंज। मार्केट फॉर स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मैंने कहा, अच्छा स्टॉक एक्सचेंजेस में सब कुछ आ जाता है, जितनी भी सिक्योरिटीज, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो होती हैं, जो ट्रेड की जाती हैं बिटवीन द इन्वेस्टर्स। अब सपोज करिए, अब तुमने देखा होगा कि जो हर्षद मेहता वाला केस चलता है कि उसमें क्या होता है? वो स्टॉक एक्सचेंज में खेलता है। स्टॉक एक्सचेंज में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, किस कंपनी के प्राइस बढ़ रहे हैं, शेयर्स बढ़ गए हैं, फिर घट गए हैं, तो कब खरीदना है, कब बेचना है, यही चलता रहता है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज में होता है। वहां पर कंपनी अब कुछ नहीं बोलती। एक बार कंपनी ने अपने स्टॉक्स रिलीज कर दिए, उसके बाद एग्जिस्टिंग शेयर्स खरीद बेच रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, या सीधा बोले तो स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब सबसे पहला टॉपिक जो कवर करेंगे कि भैया प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट या न्यू इशू या स्टॉक एक्सचेंज में फर्क क्या है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन दी गई है, एनसीईआरटी में एक डिफरेंस दिया गया है, चुपचाप उठा के वही कवर करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। मैंने यहां लिखा है, मैं वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कोई निंजा टेक्निक नहीं है, कोई एंटेन लांटेन वाली बात नहीं है। इसको कवर कर लो, अपने आप कहानी खत्म, दोनों के मीनिंग भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है? सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनीज। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? जब भी कोई नई कंपनी, मैंने कहा ना तुमने एक नई कंपनी खोली है, अब तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ी है, तो दौड़ के जाके स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाओगे, पहले कहां जाओगे? प्राइमरी मार्केट में। न्यू इशू सिक्योरिटीज, डायरेक्टली तुम अपनी कंपनी का, अब तुम ही शेयर्स रख रहे हो तो तुम्हारे शेयर के प्राइसेस तुम ही डिफाइन करोगे। ठीक है, तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनीज। और यहां क्या है? ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज। यहां पर एग्जिस्टिंग कंपनीज में ट्रेड हो रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली। अब प्राइमरी मार्केट में मेरी कंपनी, मैं खुद गया और मैंने डायरेक्टली लोगों को अपने स्टेक्स बेचे हैं, जिसको लेने वो लेके जा रहा है। ठीक है, कि भैया हमें इतने परसेंट शेयर चाहिए, इतने परसेंट चाहिए, ब्रोकर के थ्रू या डायरेक्टली भी बाय कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहां पर सेकंड पॉइंट की यहां पर कंपनी सीधा सीधा इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स दे रही है। लेकिन एक बार इन्वेस्टर्स ने पैसा ले लिया, उस शेयर से शेयर्स ले लिए, पैसा क्या दे, पैसा तो हमारे पास आ रहा है ना, शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, उसके बाद वो वापस प्राइमरी मार्केट में नहीं आते, वो सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज में, अगर उनको बेचना है तो वो स्टॉक एक्सचेंज जाते हैं। समझ में आया? स्टॉक एक्सचेंज में खरीद फरोख्त चलती है। दूसरा एक तरफ क्या कह रहा है? ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर एक्सचेंज्ड बिटवीन इन्वेस्टर्स। मेरे पास कुछ शेयर्स थे किसी कंपनी के, टाटा कैपिटल्स के, उसकी कीमत बढ़ गई तो मैंने बेच दिए। तो ये कहां हो रहा है? ये स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है। फिर उस जिसने खरीदे थे उसकी और बढ़ गई, उसने फिर बेच दिए। कुछ घट गए थे तो उसने खरीद लिए। ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का ही खेला चलता है स्टॉक एक्सचेंज में। अगला बढ़ते हैं।
डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब सीधा इन्वेस्टर की जेब से पैसा निकल के किसके पास जाता है? कंपनी के पास। कंपनी के पास जब पैसा आता है, कंपनी उसको एक्सपेंशन में, मॉडर्नाइजेशन में किसी भी तरीके से लगाती है। तो यहां पर क्या है? पैसे से पैसा डायरेक्टली बन रहा है। कंपनी ने पैसा लिया सीधा तुमसे और सीधा लगा दिया किस पे? अपने एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन पे। लेकिन यहां क्या है? स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में चल रहा है कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में ट्रेड। अब मैंने एक कंपनी के, सपोज करो मैं एक कंपनी के स्टेक्स खरीद के रखे, शेयर्स खरीद के रखे, अब उसके प्राइसेस बढ़ गए तो मैंने बेच दिए। तो मैंने अगर 1000 में खरीदा था और 2000 में बेचा है, तो जाहिर सी बात है डबल फायदा मेरी जेब में चला गया। यहां पर पैसा तो बन रहा है लेकिन कंपनी के लिए नहीं, ट्रेडर के लिए बन रहा है। तो इनडायरेक्टली प्रमोशन हो रहा है कैपिटल फॉर्मेशन का। यहां डायरेक्टली, यहां क्या है? इनडायरेक्टली, सीधा कंपनी के पास नहीं, मेरी जेब में जा रहा है ना भाई। मैंने ट्रेड खरीदा, मैंने ट्रेड किया, मैंने खरीदा, मैंने बेचा, तो बीच में जो माल बचा वो मेरा। तो यहां प्रमोशन तो हो रहा है, पैसा तो बन रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली मेरी जेब में जा रहा है, इनडायरेक्टली कंपनी के होते हुए मेरे तरफ आ रहा है। नेक्स्ट, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस। बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस मतलब क्या है? इन्वेस्टर यहां जाके बेच नहीं सकता है। प्राइमरी मार्केट से अगर तुम्हें, सपोज करो किसी भी नई कंपनी के शेयर्स तुम्हें खरीदने हैं जिसने फ्रेशली इशू किए हैं स्टेक्स, तो वो क्या करेगी? प्राइमरी मार्केट में रखेगी। कोई नए शेयर इशू कर रही तो भी प्राइमरी मार्केट में, एग्जिस्टिंग शेयर की बात नहीं हो रही, नए इशू। तो अब इसमें क्या होता है कि आप जाके सिर्फ खरीद सकते हो, आप बेच नहीं सकते। आपको बेचना है तो स्टॉक एक्सचेंज में जाइए। खरीदना और बेचना दोनों काम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का स्टॉक एक्सचेंज में होता है। प्राइमरी मार्केट में आओ, चुपचाप खरीदो, अपने घर चले जाओ। नए नए मैनेजमेंट की कंपनी है, नया नया मैनेजमेंट है, आपको कंपनी देनी है, पैसा मिल जाएगा उनको, वो अपना एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन कुछ भी करें, अपना काम करें। आगे बढ़ते हैं। बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस, ये हो गया चौथा पॉइंट। तो सबसे पहला सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, यहां एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज सोल्ड बाय द कंपनीज टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली, यहां पर क्या है? ओनरशिप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की, उसी में ट्रेड होता है, एक्सचेंज होता है। डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, इनडायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस, यहां पर बाइंग सेलिंग दोनों होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या था? प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द कंपनी। अरे जब कोई कंपनी अपने शेयर पहली बार देने जा रही है तो प्राइसेस भी तो वही बताएगी, क्योंकि वो नए नए शेयर है। तो वो खुद डिस्कस करती है कि हम मैनेजमेंट से, बोर्ड से डिस्कस करके बताती है कि हम एक शेयर का कीमत 50 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए जो भी होगा रखेंगे। जैसे पेटीएम ने 2000 रुपए रखे थे और फिर क्या हुआ सबको पता है, 700 800 के आसपास चल रहे हैं शायद। नेक्स्ट, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। यहां पर स्टॉक एक्सचेंज में क्या चीज डिपेंड करती है? मार्केट प्राइसेस कैसे डिपेंड करते हैं? वो मार्केट प्लेयर्स के ऊपर होता है, डिमांड और सप्लाई। मार्केट फोर्सेस कौन सी होती है? डिमांड और सप्लाई। किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती जा रही है, लोग खरीदते जा रहे हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर, तो उसके प्राइसेस चढ़ते ही चले जाएंगे। और अगर घट रही है, अगर मैंने कहा किसी भी चीज की डिमांड गिर रही है, मतलब लोग बेचने पे लगे पड़े हैं, तो फिर क्या है? प्राइसेस घट रहे हैं। तो डिमांड और सप्लाई क्या है? डिमांड और सप्लाई फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस की बात होती है। किसी भी सिक्योरिटी का जो प्राइस होता है स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी नहीं तय कर पाती, रादर देन उसके मार्केट फोर्सेस तय करती है। डिमांड सप्लाई, खरीद, सेल और परचेज तय करती है। ठीक है, यहां पर आते हैं। नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन, भैया बीएसई, एनएसई, चेन्नई, दिल्ली, इस तरीके से कई तरीके के स्टॉक एक्सचेंज है, तो यहां पर फिक्स लोकेशन होती है। समझ में आ गया? 6 पॉइंट 7 पॉइंट जो भी थे वो हमने कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो आएगा वो है मेथड ऑफ फ्लोटेशन। प्राइमरी मार्केट में किस तरीके से कंपनियां, अब प्राइमरी मार्केट की बात जब कंपनी कह रहे हैं ना कि नई नई कंपनी राजा बन के आया पैसा उठाने मार्केट से, तो कैसे शेयर डिवेंचर कैसे पैसा उठाती हैं, किस तरीके से उठाती हैं? तो उसके कई तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जानते हो क्या होता है? प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी की आगाड़ी पिछाड़ी सब कुछ आने वाला फ्यूचर डिटेल सब दे देते हैं। जैसे तुम एक स्कूल में एडमिशन लेने जाओ, स्कूल में एडमिशन लेने जाओ तो कहेंगे फॉर्म कितने का है, तो वो बताएंगे 15,000 रुपए का फॉर्म है और फॉर्म के साथ आपको एक क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। अब उस प्रोस्पेक्टस को खोलोगे तो उसमें देखो कंपनी, स्कूल का नाम, उसके बाद होता है क्या, डायरेक्टर, फाउंडर, प्रिंसिपल, टीचर, कितने बच्चे पढ़ा दिए, उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। इस तरीके से कंपनी का भी एक प्रोस्पेक्टस तैयार होता है जो सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाया जाता है। उसके सेबी की गाइडलाइंस और कंपनीज लॉ के रेगुलेशंस फॉलो करते हुए देखते हुए बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें भी कंपनी का नाम, किसने शुरू करी थी,
क्या विजन है, पिछले साल का रेवेन्यू क्या था, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या है, डायरेक्टर क्या है, एक्सपेंशन प्रोग्राम क्या है, कितनी जगह डील कर रहे हैं, रेवेन्यू की स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें सब कुछ लिखा पढ़ी करते हुए लोगों में बांटी जाती है, एक तरीके से फैलाया जाता है कि हाँ ये देखो हमारी कंपनी का ये प्रोस्पेक्टस है। और प्रोस्पेक्टस मतलब सेबी की गाइडलाइन से बना होता है, तो उसमें कुछ गलत सलत नहीं लिख सकते तुम। अगर आपने कुछ भी लिख दिया है तो वो सेबी आपको ऐसे ठप्पा लगाएगा, निकल यहां से, भगा देगा, ब्लैकलिस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये नहीं करना है। तो प्रोस्पेक्टस से इशू करना, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर मैगजीन इन सब में करते हैं और बकायदा सेल के लिए परचेज करने के लिए बुलाते हैं कि आप हमारी सिक्योरिटीज परचेज करें, ठीक है। दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। फॉर सेल में क्या होता है, इसमें देखिए फॉर सेल में ब्रोकर्स और इंटरमीडियरीज का रोल होता है। फॉर सेल, ब्रोकर और इंटरमीडियरीज के थ्रू सिक्योरिटीज बेचना इज ऑफर फॉर सेल। सिंपल सीधी बात, और कुछ इसमें नया ज्ञान की कहानी नहीं है। नेक्स्ट होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब मैंने कहा मेरी कंपनी शुरू हुई थी, हम ऑफर नहीं कर सकते, या फिर कई वजह हो सकते हैं कि कंपनी शुरू हुई थी और कुछ लोगों ने तब बहुत, जब स्टार्टिंग की कंपनी थी तब लोगों ने बहुत, जो लोगों ने पैसा लगाया था, जिन्होंने स्टार्ट करवाया था, उनके नाम पे, जैसे डायरेक्टर्स जो हमारी कंपनी के बनेंगे इनिशियल स्टेजेस में ही, जिन्होंने कंपनी जब स्टार्ट हो रही थी तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस किए थे, बहुत सारी चीजों में मदद की थी, तो मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं उनके नाम पे भी कुछ शेयर्स रखूं, तो उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और एक और तरीका होता है इस चीज को देखने का, उसको क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा वो कंपनीज जो फ्लोटेशन कॉस्ट जो होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने बताया था क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अगर इसके थ्रू अगर हमें रेज करना है पैसा, इक्विटी से पैसा रेज करना है, तो अंडर राइटर, ब्रोकर, कमीशन, ये सारी चीजें देनी पड़ती हैं। ये सब चीजें किसमें आता था, फ्लोटेशन कॉस्ट में। अगर वीडियो देखोगी तो उसमें पिछले टाइम मैंने पिछले वीडियो में ये क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो इन सारी चीजों को कवर करने के लिए, ठीक है, इन सारी चीजों को कवर करने के लिए हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो भी लगता है उसे फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो अगर वो कंपनी जो फ्लोटेशन कॉस्ट ऊपर नहीं चढ़ा पाती है, उनको नहीं लगता है कि हम ये फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर कर पाएंगे, तो वो सीधा सीधा प्राइवेट प्लेसमेंट दे देती हैं, ठीक है। ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। एक सेपरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल या प्राइवेट प्लेयर्स को शेयर्स अलॉट कर देना, ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट होता है राइट इशू। इसका मतलब होता है राइट शेयर। अच्छा, राइट शेयर, राइट इशू मतलब क्या है, इट इज अ प्रिविलेज, ठीक है, इट इज अ प्रिविलेज, ठीक है। प्रिविलेज किस तरीके का है, प्रिविलेज मतलब एक समझ लीजिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है, प्रिविलेज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अच्छा, शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैसे, मैंने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे, मेरे पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, अब मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने प्राइमरी मार्केट से खरीदे थे, अब मैंने मेरी मर्जी, मैं उसको जाके स्टॉक एक्सचेंज में, सेकेंडरी मार्केट में बेचूं या ना बेचूं, रखे रहूं। अब कंपनी कहती है कि हम फर्दर नए शेयर्स इशू करने चाह रहे हैं। तो जब भी कंपनी फर्दर नए शेयर इशू करेगी तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगी कि हम कंपनी, एज अ कंपनी, नए शेयर्स इशू करने चाह रहे हैं, क्या आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने के बावजूद मेरी कंपनी में और पैसा लगाना चाहेंगे, क्या कंपनी के और शेयर्स खरीदना चाहेंगे। इट्स लाइक परमिशन लेते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, भैया शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर। वो चाहे तो कंपनी की गद्दी से तुमको हटा सकते हैं, सीईओ होगे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर चाहा तो अच्छे अच्छे निपट जाते हैं। तो शेयर होल्डर से पूछना पड़ता है कि हम फर्दर शेयर्स इशू कर रहे हैं, स्टेक्स डाइल्यूट कर रहे हैं, तो क्या आप मार्केट प्राइस के रेट में या उससे थोड़े कम रेट में आप उससे शेयर्स लेना चाहेंगे। तो ये होता है राइट शेयर, राइट इशू। इट इज अ प्रिविलेज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जिसमें कंपनी सीधा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपने नए शेयर ऑफर करती है। 30 दिन का टाइम पीरियड लेती है, 30 दिन के अंदर अगर जिसको खरीदने होते हैं, एक्वायर करने होते हैं, वो कर लेता है, नहीं करने होते हैं तो नोटिस पीरियड के हिसाब से वो कैंसिल कर देता है कि नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, EIPOs, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
आज की डेट में स्टॉक एक्सचेंज में खड़े होकर कोई शेयर्स नहीं खरीदता, सारा काम कंप्यूटर पे होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इलेक्ट्रॉनिकली हम ऑफर करते हैं अलग अलग ब्रोकर या पार्टिसिपेंट के थ्रू शेयर्स, तो इसे कहते हैं ईआईपीओ। आज की डेट में मेजॉरिटी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती हैं ईआईपी के थ्रू। आप अपने अपने बिड्स लगाते हो, जिसको अलॉट होता है वो अलॉट हो जाता है, ठीक है। बाकी सबके पैसे वापस आ जाते हैं। जिसने बिड लगाई होगी उसमें से सिलेक्टेड लोग होंगे। अब लगाने वाले बिड तो बहुत लोग होते हैं। ऐसे तो बहुत लोगों ने ट्राई किया था कि सबको क्या बोलते नायका का शेयर मिल जाए, लेकिन मिला हमें खुद नहीं मिला, हमारे खुद की ऐसी तैसी हो गई। तो ये होता है ईआईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली। ये थे फ्लोटेशन के 5 मेथड। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस को देखते डायरेक्टली पब्लिक को शेयर्स के लिए ऑफर करना, बुलाना। दूसरा ऑफर फॉर सेल, ब्रोकर्स और इंटरमीडियरीज के थ्रू बुलाना। तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट, सिलेक्टेड प्राइवेट इंडिविजुअल्स को स्टेक्स दे देना ताकि हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा बचे। नेक्स्ट, राइट इशू इज अ प्रिविलेज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जिनके पास मेरी कंपनी के पहले से स्टेक है, उनसे पूछ के नए शेयर्स इशू करना। ऐसा थोड़ी है कंपनी शेयर होल्डर जिसने पहले ही शेयर ले रखे वो बेवकूफ है, कह रहा है अभी तो आपने शेयर्स निकाले थे, फिर अपना स्टेक डाइल्यूट कर ले रहे हो। कैपिटल स्ट्रक्चर भी तो मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट, ईआईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अपने शेयर्स मार्केट में रखना, ठीक है। हर बड़ी कंपनी आज की डेट में यही करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक आता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। इससे पहले हम लोगों ने अभी लास्ट टॉपिक कवर कर लिया पूरा प्राइमरी मार्केट, ठीक है। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद प्राइमरी मार्केट में किस तरीके से मेथड होते हैं फ्लोटेशन के, वो पढ़ लिए, ये आईपीओ। अब स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट की बारी आ जाती है। तो स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो बच्चे बहुत भागते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें डाउट होता है बच्चों को सबसे ज्यादा, तो वो कहते हैं इसको या तो छोड़ देंगे या तो क्या बोलते हैं रहने देते हैं, 1-2 पॉइंट पढ़ते हैं और मतलब भर का लिख के आ जाएंगे, बाकी तो आता नहीं है तो क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला, इसको 2 तरीके से क्लासिफाई मैंने कर दिया है। पहला पॉइंट जो है वो मीनिंग एंड फंक्शन है, दूसरा है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। यहां तक तो काम चला लेते हैं, इसमें सबकी नैया डूब जाती है, सबके सब ऐसे भागने लगते हैं जैसे कि ये पॉइंट नहीं कोई मतलब नंबर खाओ टॉपिक हो गया होगा, जबकि नंबर देने वाला टॉपिक है। तो ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर को मैंने 3 तरीके से डिवाइड किया है। सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो डीमटेरियलाइजेशन, दूसरा डिपॉजिटरी वर्सेस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और तीसरा होगा स्टेप्स इन ट्रेडिंग एंड प्रोसीजर। मैं गारंटी लेता हूं कि इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अपना तो पढ़ ही लोगे, 10 लोगों को और पढ़ा दोगे जाके कि ये इस तरीके से होता है। और कहीं से भी क्वेश्चन आए और दुआ करोगे तुम लोग कि यार ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो कहीं नहीं जाने वाले नंबर। इस तरीके की ट्रेनिंग करा दूंगा तुम लोगों की मैं, ठीक है, तैयारी करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, वैसे तो हमने पढ़ लिया स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन अगर आ रही है तो क्या लिखोगे। वैसे तो बहुत आसान सी डेफिनेशन दी गई है, लेकिन एक डेफिनेशन लिखो जो कि सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट की तहत की है। तो कह रहा है एक डेफिनेशन है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और रेगुलेशन एक्ट 1956 में आई थी। डेफिनेशन को 4 पॉइंट में तोड़ा है मैंने। सबसे पहले डेफिनेशन को 4 पॉइंट में तोड़ा है। पहला पॉइंट देखो क्या है, एनीबडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल्स है, ठीक है। एनीबडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, फिर चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, रजिस्टर्ड हो या ना हो। एनीबडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट किस लिए बनी है, कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ, किस लिए बनाया गया है, इंडिविजुअल्स, एनीबडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ, किस लिए बनाया गया है, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस। एनीबडी ऑफ इंडिविजुअल्स कंसिस्टिंग द पर्पस, कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस, किस लिए, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग। किस चीज का असिस्टेंस, किस चीज का रेगुलेशन, किस चीज का कंट्रोलिंग, ऑफ द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज बोले तो क्या, शेयर डिवेंचर्स। तो स्टॉक एक्सचेंज ऐसी इंडिविजुअल, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था है विच इज कंस्टिट्यूटेड, किस लिए कंस्टिट्यूट किया गया था,
पर्पस किस लिए उसको कंस्टिट्यूट किया गया था? फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, असिस्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस। किस चीज का बिजनेस? बाइंग, सेलिंग और डीलिंग। किसमें? सिक्योरिटीज में। 4 पॉइंट मिला दो, मेरे साथ साथ ये चारों पॉइंट लिखो, और ये डेफिनेशन कहीं पे भी स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन या कुछ भी पूछ लिया जाए तो चुपचाप ये सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मेंशन करो डियर के साथ, और ये 4 पॉइंट मिला के डेफिनेशन लिख दो एक बार में। कोई नंबर नहीं कटेगा, कहीं से भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे, और सबसे आसान डेफिनेशन है। भाई स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में होता है भैया सिक्योरिटीज बेची खरीदी जाती हैं। स्टॉक एक्सचेंज में देखता है स्टॉक एक्सचेंज में कि रेगुलेट की जा रही है सिक्योरिटीज को, मैल फंक्शनिंग ना हो, मैल ट्रेडिंग ना हो, इल प्रैक्टिसेस ना हो, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपरली वर्क करते हैं, इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट भी करता है, साथ साथ सेबी है उसके लिए। तो ये सारी चीजें तो हो रही है। क्या हो रहा है? असिस्ट हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। क्या कंट्रोल हो रहा है? किस चीज का कंट्रोल किया जा रहा है? आपकी, ऐसे तो सैकड़ों कंपनियां हैं स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन किस चीज को कंट्रोल करता है स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ सिक्योरिटीज की बात करता है। तो anybody of individual whether incorporated or not, पहला पॉइंट। दूसरा, constituted for the purpose of, किस लिए constitute किया गया है? assisting, regulating और controlling the business, assisting, regulating और controlling the business, किस चीज का? of buying and selling और dealing in securities, securities मतलब शेयर। 4 पॉइंट मिलाओ। anybody of individual whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating and controlling, क्या? कंट्रोलिंग द बिजनेस। किस चीज का बिजनेस? बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। आखिरी में सिक्योरिटीज, ये पॉइंट आ जाता है, खत्म। आपके मैनेजमेंट थोड़ी ना कंपनी स्टॉक एक्सचेंज का कुछ लेना देना है। स्टॉक एक्सचेंज को अपनी सिक्योरिटीज से लेना देना है। जो भी बाइंग, सेलिंग होगी, डीलिंग होगी, वो सब सिक्योरिटीज की हो रही है, और स्टॉक एक्सचेंज वही मॉनिटर करता है, वही देखता है। तो यहां पर यही चारों पॉइंट मिला के ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया गया है। इससे आसान डेफिनेशन कहीं नहीं होगी, और इससे आसान डेफिनेशन होगी भी तो उसमें नंबर कटने के कुछ ना कुछ चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि कोई टीचर बोर्ड में उसको नहीं समझ में आएगा ये पॉइंट मिसिंग है। लेकिन जहां तुम ये मेंशन कर दोगे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, इस एक्ट के तहत डेफिनेशन ये है। अगर एक्ट मेंशन करके ये पॉइंट लिखोगे और मजाल है नंबर कट जाए तो बात की बात है, फिर नंबर नहीं कटेंगे तब, ठीक है। 4 पॉइंट, ये डेफिनेशन क्लियर। स्टॉक एक्सचेंज में और कुछ नहीं पढ़ना, ये डेफिनेशन बहुत है, अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है। तो कहां गया? मीनिंग हो गया, फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, 6 फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज के। पहला क्या है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एक्सचेंज, मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। ये जो शेयर डिवेंचर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज मार्केट में है, इनको कन्वर्ट करना होता है कैश में। इसके लिए जहां पर ट्रेड की जा रही है वहीं तो कन्वर्ट होंगी। तो यानी क्या है? कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है? मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में। अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं है तो कहां पर इसको कन्वर्ट करोगे? सिंपल सी बात। दूसरा, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। वही चीज जो फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ा था कि फाइनेंशियल मार्केट में डिटरमाइनिंग द प्राइसिंग। तो प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन करते थे? तब भी पढ़ा था, अब भी पढ़ेंगे। डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटरमाइन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, वही जो पढ़ा था। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब यह है कि जो भी इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सिक्योर स्टॉक एक्सचेंज में, वो सिक्योर है, वो गारंटेड है कि अगर कंपनी अच्छा करेगी तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी होगा। आपका पैसा कहीं बाहर चोरी नहीं हो रहा है, कोई लेके नहीं भाग रहा है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब यह कि आपका फंड जहां पर भी आपने लगाया वो सिक्योर्ड है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी कंपनी ऐसे ही नहीं लिस्ट हो जाती, उसको सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। तो सेबी की गाइडलाइंस इसमें फॉलो होती है ना। कंपनीज लॉ फॉलो होता है, कंपनीज लॉ के रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, कंपनीज एक्ट, तब जाके कंपनी रजिस्टर होती है। तो यानी कि कोई भी इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है उसका पैसा सेफ है, सिक्योर्ड है। यूं ही नहीं कोई रजनीगंधा बन जाता, जैसे मैंने बताया था। तो यूं ही नहीं कोई कंपनी इनलिस्ट हो जाती, उसको इन सबके नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई पैसे से पैसा बन रहा है कैसे? लोग इन्वेस्ट करते हैं, फिर डिसइन्वेस्ट करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, तो लोग खरीदते बेचते रहते हैं। उससे क्या होता है? सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, तो पैसा बन रहा है, लोगों को पैसा बन रहा है, मार्केट में कैशबिलिटी बढ़ रही है, लोगों की जेब में पैसा जा रहा है, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, मतलब क्या होती है? जब लोगों की जेब में, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब सिंपल सी बात, जीडीपी बढ़ना, पैसे बढ़ना, लोगों की कमाई बढ़ रही है, तो ये सारी चीजें हो गई।
तो इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह काम करता है। अक्सर तुम न्यूज में देखते होगे कि आखिरी में न्यूज में लिख के आता है आज स्टॉक एक्सचेंज खिसक के इतना पॉइंट नीचे आ गया है, इन्वेस्टर्स की हालत खराब हो रखी है, क्या मार्केट पे और देश की दुनिया पे इस पे असर पड़ेगा, डिमांड चीजों की, इन चीजों की सप्लाई बढ़ जाए घटने वाली, इन चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें कैसे पता चलती है भैया? स्टॉक एक्सचेंज कहीं ना कहीं इकोनॉमिक को रिफ्लेक्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है ना, तभी तो करता है, तभी बताते हैं न्यूज में। स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट मतलब एक तरीके से अवेयरनेस ऑफ इक्विटी। इक्विटी कल्ट मतलब क्या हो गया? एक तरीके से अवेयरनेस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। भाई स्टॉक एक्सचेंज है, लोग अब तुम्हें कितना, आज की डेट में लोग जितना स्टॉक एक्सचेंज को जानने आने लग गए हैं, समझने लग गए हैं, टिप पे, उंगलियों की टिप पे क्या बोलते हैं पैसा लग जाता है। अलग अलग क्या बोलते हैं एजेंट, स्टॉक ब्रोकर हैं, शेयर खान, जेरोडा, अपटॉक्स, ना जाने कितने इस तरीके के पड़े हुए हैं। तो पहले इतना नहीं जानकारी थी, पहले सारा काम फ्लोर पे होता था, आज की डेट में सारा काम इंटरनेट पे हो रहा है। ठीक है, तो यहां क्या है? इक्विटी कल्ट। स्टॉक एक्सचेंज है तभी लोगों को अवेयरनेस है स्टॉक्स के बारे में, शेयर्स के बारे में, कंपनी के बारे में, उनके ट्रेंड के बारे में। अगर ये नहीं होता तो लोगों को जानकारी भी नहीं होती। इक्विटी कल्ट मतलब ये हो गया, अवेयरनेस ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। अच्छा, तो स्पेक्यूलेशन का देखो मतलब सट्टेबाजी मतलब एक टर्म होता है। स्पेक्यूलेशन मतलब का सीधा मीनिंग होता है सट्टेबाजी, लेकिन यहां ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं लिखना कि सट्टेबाजी। स्पेक्यूलेशन मतलब अंदाजा लगाना, गेस वर्क करना। स्पेक्यूलेशन मतलब क्या होता है? गेस वर्क, कि कौन सी कंपनी के स्टेक्स बढ़ने वाले हैं। अब ये भी कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी होती है इसकी। अब मैं न्यूज मार्केट में अटैच्ड हूं, मुझे पता है कि कंपनी क्या सोच रही है। टाटा का भी मैंने अभी सबने एक वीडियो देखोगी, टाटा ने अविन्या का एक ट्रेलर लॉन्च किया है। टाटा की वेबसाइट पे, यूट्यूब पे करिएगा, टाटा का पेज पे जाइएगा, उन्होंने एक अविन्या नाम की थर्ड जेनरेशन अपनी ईवी निकाल के दिखाई है, जो कि फुली इलेक्ट्रॉनिक कार है, जिसमें क्या बोलते हैं काफी अच्छी रेंज वगैरह सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। और वो कंसेप्ट में, मतलब अब समझिए उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों दिखाया कि अभी तो यहां पर लोग टाटा की नॉर्मल गाड़ियां खरीद रहे हैं, आप एक नंबर की धाकड़ गाड़ी जो कि मतलब ऐसे बुगाटी वेरॉन जैसी थोड़ी थोड़ी दिखती है, और उसमें उसको आप अभी से दिखा रहे हो, क्यों दिखाया? अब मार्केट में इस चीज का इंपैक्ट पड़ता है। टाटा ने कंसेप्ट निकाला है, मतलब आने वाले सालों में वो उस तरफ बढ़ने वाली है, इस तरीके की मार्केट कैप्चर करने वाली है, उसकी ईवी का सेगमेंट उसने अभी से दिखा दिया है। क्यों? ताकि जो शेयर होल्डर है, जो मार्केट है, उसकी नजर ना हटे टाटा से आने वाले टाइम पे। वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज का इंपैक्ट शेयर के प्राइसेस पे दिखेगा कि हाँ, अब अगर मेरे पास टाटा के शेयर्स होंगे तो मैं बेचूंगा। मैं कहूंगा नहीं यार, इनके ग्रोथ आने वाले टाइम पे ऐसी ऐसी गाड़ियां बना रहे हैं, इनको बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। ये होता है स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेट करना, गेस वर्क करना। इसकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि कोई कंपनी एक्सपैंड कर रही है, ठीक है, इसने नई जगह क्या बोलते हैं नया फैक्ट्री प्लांट सेटअप कर रही है, तो उसके शेयर के प्राइस, भाई प्लांट कैसे प्लांट लगा रही है, मतलब आउटपुट ज्यादा दे रही होगी, फिर बिक रहा होगा, तभी तो नया प्लांट लग रहा है। इससे क्या पता चलता है? उसकी जेब में ज्यादा पैसा जा रहा है। अब मुझे ये बात समझ में आ गई तो मैंने इसको स्पेकुलेट किया और मैंने स्टॉक को होल्ड करके रखा। दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। ये सारी चीजें कब होती हैं? जब मार्केट होती है। मार्केट ही नहीं है तो कहां स्पेकुलेट करोगे, कहां बेचोगे, कहां खरीदोगे? ये हो गए 6 फंक्शन। पहला क्या है? लिक्विडिटी इन कैश, कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, सेबी और कंपनीज लॉ। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट की बात, कैपिटल फॉर्मेशन की बात। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट मतलब क्या है? अवेयरनेस ऑफ मार्केट या अवेयरनेस ऑफ इक्विटी, शेयर्स, डिबेंचर, इन सब की अवेयरनेस करना। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, गेस वर्क। ठीक है, ट्रेडर ब्रोकर्स क्या करते हैं? इसी स्पेकुलेशन के थ्रू काम करते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अब वापस से ये टॉपिक मैं स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, इस टॉपिक में ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट को बड़े आराम से कवर करेंगे। इस चीज को ध्यान से लिखेंगे, इसमें सारे पॉइंट एज इट इज मैं समझाता चलूंगा, लिखते चलना और यही खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। ठीक है, ये है मुद्दे वाला टॉपिक। यहां तक खत्म हो गया हमारा,
ये सब खत्म, ये खत्म। अब ये वाला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। तो ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर के अंदर 3 पॉइंट हमने पढ़े थे। डीमटेरियलाइजेशन पढ़ना है, डिपॉजिटरी वर्सेस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमें कवर करने हैं। चलिए, तो सेम चीज जो वहां लिखी थी इसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया यहां पर कि ये देखिए डिमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन वहां नहीं लिखा था तो यहां लिख दिया रीमटेरियलाइजेशन, डिपॉजिटरी वर्सेस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, और स्टेप्स इन द सेटलमेंट प्रोसीजर। डायरेक्टली इस पे नहीं कूदेंगे, पहले ये दोनों का मतलब समझेंगे फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डीमटेरियलाइजेशन पे। तो डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या है? मटेरियलाइजेशन मतलब फिजिकल फॉर्म, डीमटेरियलाइजेशन उसका फिजिकल फॉर्म हटा देना। तो डीमटेरियलाइजेशन का माफ करिएगा, सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है? इससे आसान मीनिंग कहीं नहीं है, सिंपल कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या है फिजिकल फॉर्म? क्या? शेयर जैसे फॉर्म मान लो। सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटीज माने शेयर, डिबेंचर। अब ये सिक्योरिटीज हैं, ये क्या होती है? एक सर्टिफिकेट ही तो होता है। शेयर क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है, उस पर लिखा होता है कि कितने आपके हैं, किस कंपनी के हैं, कंपनी का नाम, आपका नाम, यहाँ आपका नाम का सिग्नेचर, यहाँ कंपनी का सिग्नेचर, डायरेक्टर अथॉरिटी का स्टैंप वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। ये एक सर्टिफिकेट की तरह होता है। लेकिन अब कितने सर्टिफिकेट रख लोगे यार ऐसे? कल को खो गया, तुमने 10 साल के लिए रखा है, तो ये सारी चीजें नहीं हो। आज की डेट में सारा सेटलमेंट, सारा ट्रेडिंग जो भी है वो ऑनलाइन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटीज को होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन सिक्योरिटीज को होल्ड करना पड़ेगा लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। तो डीमटेरियलाइजेशन करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना होता है? कन्वर्ट करना पड़ता है सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फ्रॉम फिजिकल फॉर्म। तो जब भी कन्वर्जन होता है सिक्योरिटीज का फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म, तो उसे कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन। और इसी का जब उल्टा होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है, तो उसे कहते हैं रीमटेरियलाइजेशन। ट्रेड करना है तो डीमैट बनाना पड़ेगा, डीमैट तो करना पड़ेगा, डीमटेरियलाइजेशन होना जरूरी है, बना उसके आप क्या इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड करोगे, वरना तभी तो डिपॉजिटरी के पास जाएगा, हेल्ड होगा, वो सारी चीजें सभी तो वो होल्ड करके रखेगा। खैर आगे बताते हैं क्या होता है डिपॉजिटरी। ये हो गया डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन चुपचाप हमने सिक्योरिटीज को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। रीमटेरियलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से शेयर्स को कन्वर्ट कर लिया फिजिकल फॉर्म में, सर्टिफिकेट की तरह आ गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक डिपॉजिटरी। देखो क्या होते हैं ये डिपॉजिटरी। कह रहा है इंस्टीट्यूशन और अ काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड्स सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म। ये होते हैं डिपॉजिटरी। इंस्टीट्यूशन और अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योरिटीज कौन सी सिक्योरिटीज? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल स्टॉक्स, ठीक है, ये सारी चीजें जितने भी हैं सारी क्या है? ये सारे फाइनेंशियल एसेट्स एक तरीके से सिक्योरिटीज हैं। इन सब को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डीमैट फॉर्म में अपने पास सिक्योर करता है। अब जैसे बैंक है, बैंक क्या काम करता है? बैंक कहता है कि भाई हम जाएंगे बैंक में जाके चुपचाप अपना कैश जमा कर देंगे। तो बैंक मेरा कैश अपने पास रखता है लिक्विड फॉर्म में। इस तरीके से अगर मुझे शेयर्स रखवाने हैं तो मैं डिपॉजिटरी के पास जाऊंगा, क्योंकि डिपॉजिटरी ही इकलौता इंस्टीट्यूशन है जो कि अपने पास सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, जो कि हमने डीमटेरियलाइज किया होगा। क्लियर? अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है। सिक्योरिटीज को अपने पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए डिपॉजिटरी की जरूरत होती है। हिंदुस्तान में कुल 2 हैं, CDSL, NDSL, ठीक है। ये 2 नाम है, एक सेंट्रल डिपॉजिटरी है और एक नेशनल डिपॉजिटरी है, ठीक है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। सेंट्रल सर्विस लिमिटेड, नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक, ये हो गया। तो मतलब ये दोनों इंस्टीट्यूशन, ये दोनों संस्थाएं ऐसी हैं जो इक्विटीज को, जो शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, इनको अपने पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डीमैट फॉर्म में रखती हैं। ये हो गए डिपॉजिटरी। पहले पढ़ा ट्रेडिंग प्रोसीजर में कि डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, रीमटेरियलाइजेशन क्या होता है। फिर पढ़ा डिपॉजिटरी
क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होगा, ये एक एजेंट मिडिलमैन की तरह होते हैं जो हम जैसे इन्वेस्टर आम जनता और डिपॉजिटरी के बीच का लिंक क्रिएट करते हैं। अब मैं डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकता हूं कि लो मेरे शेयर्स रखो। डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, एक रजिस्टर्ड एजेंसीज होती हैं, एजेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा जेरोडा, नाम सुना होगा जेरोडा, अपस्टॉक्स, शेयर खान, अरे यार, अपस्टॉक्स, शेयर खान, ठीक है। इस तरीके से कई सारे होंगे, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एजेंट हैं। भाई मुझे ट्रेड करना है तो सबसे पहले जेरोडा में जाऊंगा, जेरोडा पे अकाउंट बनाऊंगा, या किसी भी तरीके के पार्टिसिपेंट पे अकाउंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाऊंगा, उस पे अपना अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। वो मुझे अपनी एक लॉगिन आईडी देगा, जिस लॉगिन आईडी से मैं बाय और सेल करूंगा सिक्योरिटीज। जैसे फोन पे बैठ के अगर पैसा आ जाता है तो ऐसे ही करेंगे, वैसे पैसा तो है नहीं, अभी गरीबी बहुत है, क्या बताएं। खैर आगे बढ़ते। तो ये क्या है, एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी और इंटरमीडियरीज बिटवीन डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर, हमारे और डिपॉजिटरी के बीच के लोग हैं ये, समझिएगा बात, ठीक है। जैसे सपोज करना एक तरफ इन्वेस्टर्स हैं हम और बच्चे लोग, जैसे ऋषभ एंड बच्चा लोग, तो ये हम सबके पास बहुत पैसा आ जाता है तो हम सब लोग इन्वेस्टर बन जाएंगे। अब बहुत पैसा आ गया है तो इन्वेस्ट करेंगे बैठ के, तो ऋषभ एंड बच्चा लोग क्या है, इन्वेस्टर्स हैं। बीच में आ जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट हमको अलाउ करते हैं खोलने का, जिसमें हम बाय और सेल कर सकते हैं सिक्योरिटी का। अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई भी हो सकता है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जेरोडा में बनाऊं, मेरी मर्जी अपस्टॉक्स में बनाऊं, शेयर्स खान में बनाऊं, किसी में भी बनाऊं। ये सारे के सारे एक तरीके के एजेंट है। इन पे, इस पे, अब जैसे इन सब पे मैं जाके अपना अकाउंट बनाता हूं, डीमैट अकाउंट तैयार करवाता हूं और उसके बाद में सिक्योरिटीज खरीदता और बेच सकता हूं इनकी मदद से। और एक तरफ आ जाता है डिपॉजिटरी, तो हम बजाय डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास जाने के इनके थ्रू होते हुए जाते हैं। पहले इनके पास जाते हैं, फिर ये इधर सिक्योरिटीज को होल्ड करवाती हैं। तो समझ में आया, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है। रिलायंस खुद जाके डिपॉजिटरीज के पास नहीं जाती अपने स्टॉक रखवाने, वो एचडीएफसी का सहारा लेती है। उसके सारे स्टॉक्स वगैरह का मेंटेनेंस कौन देखता है, एक तरीके से एचडीएफसी देखता है। इस तरीके से मैं अगर अपनी कंपनी खोलूंगा और उसके स्टॉक्स मेंटेन करवाऊंगा तो उसके लिए मेरे को एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चाहिए होगा। तो अगर मैं एज ए इन्वेस्टर हूं, इन्वेस्टर कंपनी की बात हटा दें, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं जिसको पैसे लगाने हैं तो वो पहले इन सब पे जाएगा, वो किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएगा, वो मेरा एजेंट होगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोले तो एजेंट, और डिपॉजिटरी वो संस्था जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखती है स्टेक्स या सिक्योरिटीज, ठीक है, क्लियर। ये एक लिंक की तरह होते हैं। तो अब हमने पढ़ लिया डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, डिपॉजिटरीज क्या होती है। हिंदुस्तान में दो हैं, एक सेंट्रल और एक नेशनल, ये दोनों हमने पढ़ ली। अब तीसरा टॉपिक कवर करेंगे। अगर इतना क्लियर हो गया है तो तीसरा टॉपिक हलवा पूड़ी हो जाएगा।